खबरों का सारथी। 10 मार्च को मिलेंगे 10 चर्चित सवालों के जवाब, नतीजे खोलेंगे कई राज, किसके सिर सजेगा उत्तराखंड का ताज। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के छात्रों से मुख्यमंत्री धामी की मुलाकात, हालचाल लेने के बाद कहा सभी को सुरक्षित पहुंचाया जाएगा घर। चुनाव परिणामों से पहले कांग्रेस दिग्गजों की दिल्ली दौड़ शुरू, हरीश प्रीतम सिंह के बाद अब जाएंगे गोदियार। मतगणना को लेकर कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को भेजा पत्र, पार्टी मुख्यालय में 12 सदस्यीय कंट्रोल रूम स्थापित। उत्तराखंड में अब टिहरी समेत 5 जलाशयों में उतरेंगे सी प्लेन, एसपीवी सागरमाला के साथ होना है करार। पहाड़ों में आज और कल बारिश के आसार, तापमान में भी मामूली गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में इस बार किस किस सरकार बनने जा रही है इसका तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अन्य छोटे छोटे दलों को साधने में लग चुकी हैं और तोड़ जोड़ की राजनीति के लिए पृष्ठभूमि भी तैयार करने में लगी हुई है। उसी में भाजपा के विधायक महेंद्र भट्ट ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कहा कि अन्य दलों के नेता उनके संपर्क में हैं और कई नेता पार्टी से जुड़ने को तैयार भी हैं। अभी और भी लाने हैं। कुछ लोगों से बात भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बहुत लोगों से हो रही है और जैसा सर्वे आ रहा है उस सर्वे के आधार पर कहीं ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जीतने वाला है तो हमारे भी संपर्क है, सबसे हम बात कर रहे हैं। और खबर लक्सर से, जहां यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने का प्रयास भी युद्ध स्तर पर जारी है और इन्हीं प्रयासों के चलते लक्सर के गोवर्धनपुर निवासी छात्र परमेश्वर भी यूक्रेन से सकुशल अपने घर लौट आया है। परमेश्वर यूक्रेन कीव एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और एसडीएम ने बताया कि यूक्रेन में फंसे हरिद्वार के सभी छात्रों की सकुशल वापसी का प्रयास भी किया जा रहा है और जल्द ही सभी छात्रों को उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। सफ़र बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स इंडियन आर्मी, दे इवैक्यूएट फ्रॉम रोमानिया बॉर्डर एंड not like that, they do every single evacuation they can do without any long queries and till Ghaziabad we don't face any problem. सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी थे कि शीघ्र से शीघ्र जो हमारे बच्चे जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको शीघ्र से शीघ्र वापस लाया जाए और आज परमेश्वर उसमें सबसे पहले वापस आ चुके हैं। शीघ्र ही जो बाकी 3 बच्चे हैं वो भी शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। सभी अभिभावक से यही अनुरोध रहेगा कि वो पैनिक ना करें, उनके बच्चे भी जल्द से जल्द सरकार के प्रयासों से वापस आ जाए। अपना बच्चा अपने पास आएगा जी, बहुत अच्छा फील होगा जी। क्या कहेंगे और के लिए भी जो वो बच्चे क्या दो आराम से आ जाए सब बच्चे, कोई किसी कुछ भी ट्रेजेडी ना हो, मेरे तो यही भगवान से विनती है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों की वतन वापसी भी शुरू हो गई है। तो वहीं मंगलौर क्षेत्र से करीब 5 छात्र यूक्रेन शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हुए थे और जिसमें से 2 छात्र अपने घर लौट आए हैं। तो वहीं भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे बच्चों को निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन से निकलकर घर पहुंचे मोहम्मद रहीम के परिजनों में खुशी की लहर है। तो वहीं घर वापस लौटे रहीम ने बताया कि वहां के हालात बहुत खराब हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है। भारत से एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए हजारों छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय छात्र वापस आ रहे हैं। मंगलौर क्षेत्र से भी लगभग 5 छात्र गए हुए थे, उनमें 2 छात्र वापस आ चुके हैं। एक देर रात मोहम्मद राहिम वापस आए हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार का माहौल था। राहिम, पहले तो आपका इंडिया में स्वागत है, आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। किस तरह का माहौल था यूक्रेन में, आप पढ़ाई करने गए? जी, जब 25 फरवरी को वहाँ पे अटैक शुरू हुए तो उससे पहले तो वहाँ पे बहुत शांति थी। हमें ये तो लग रहा था कि कुछ होगा, पर ये नहीं पता था कि इवानो मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ तक होगा, क्योंकि बहुत सेफ़ माना जाता है। और तो 25 फरवरी को वहीं से अटैक स्टार्ट हुए। 5:30 बजे 2 बैलिस्टिक मिसाइल से वहाँ पे अटैक किया गया, एक एयरपोर्ट पे और एक और कोई कमर्शियल ब्लॉक था उस पर।
तो जब हमें पता लगता हमें 7:30 बज गए। तो हम जब बाहर जाके देखे तो वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह हो रहा था, तो हमें लगा कि लगता है अटैक हो गया। 26 तारीख की सुबह को हमें बोला गया कि आपको अब शिफ्ट 28 तारीख को किया जाएगा। फिर पर उस वक्त तक हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें अब आज ही निकलना है। तो हमने प्राइवेट टैक्सीज़ की और सब बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल गए। पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो गई, लगभग 1000 बच्चे वहाँ से उसी दिन निकले। बहुत मुश्किल से हम 10 घंटे वहाँ पे -5 डिग्री में खड़े होने के बावजूद फिर जाके 10 घंटे बाद हम बॉर्डर क्रॉस कर पाए किसी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं वो आए और उन्होंने फैसिलिटेट कराया कि हम सेफली वो पास कर पाएँ। अब घर आ गए हैं, कैसे महसूस हो रहा है? जी अब तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सेफ़ महसूस हो रहा है, क्योंकि जब तक हम रोमानियन बॉर्डर क्रॉस नहीं गए थे तब तक ऐसा लग रहा था कि कभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि जेट्स तो रोज़ ही ऊपर से जा रहे थे, हॉस्टल वगैरह के ऊपर से जा रहे थे। अब तो बहुत सेफ़ महसूस कर रहे हैं। तो अब अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। ये थे यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र और परिवार में भी खुशी का माहौल है। और अगली खबर डोईवाला से, जहां डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी के 232 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों ने 7 दिन का साहसिक और जोखिम भरा प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 ग्रुप में संपन्न हुआ, जिसमें से 116 और 116 प्रशिक्षु बीएसएफ अधिकारियों ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए उच्च मनोबल के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। यहाँ पे जो हम सोच के आए थे उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। हमने तो सोचा था सिर्फ एडवेंचर्स करेंगे, पर हमें यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें और बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सीखने को मिली, जो कि बहुत इजीली कहीं हमें सीखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक सिविलियन का एन्जॉयमेंट होता है एडवेंचर, पर हमारे लिए एन्जॉयमेंट से ज़्यादा था, क्योंकि हम ये अपने जीने के लिए और किसी और की जान बचाने के लिए काम में लगाएंगे। और हमने ये 7 दिन बहुत ही एंजॉय करके गुजारे हैं। एक टीम वर्क सीखा हमने। खबर लक्सर से, जहां नेतवाला सैदाबाद पंचायत में वोटर कार्ड बनवाने के लिए परिवार रजिस्टर की फर्जी नकल पेश करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन पंचायत सचिव और एक अन्य को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। डीएम के आदेश पर हुई जांच के बाद वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने पुलिस में इसकी तहरीर भी दी थी। माह अगस्त में जो पंचायत के चुनाव में वोटों का काम चल रहा था, इस पक्ष ने, बैरिस्टर पक्ष ने अपने गांव में भी सदाबाद में भी मुंडाखेड़े में वोट बनवाई थी। और जब मैंने आपत्ति करी तो इन्होंने परिवार रजिस्टर नकल फर्जी पेश की अपने समर्थन में। मैंने उस नकल को अधिकारियों के संज्ञान में डाला। अधिकारियों ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो माननीय न्यायालय के समक्ष में गया। उन्होंने माननीय न्यायालय ने डीएम साहब को आदेश किया। डीएम साहब ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश करा दिए गए हैं और लगता है कि थाना कोतवाली लक्सर में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। परिवार के द्वारा 2 गाँव के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने की जांच की गई थी, तो उसमें जांच के दौरान उच्च अधिकारियों के आदेश से मुकदमा दर्ज किया गया कि 2 जगह पर नाम कैसे दर्ज हो गए। इसमें एक अधिवक्ता भी नामजद है? नहीं, इसमें वो जांच का विषय, इसमें कौन अभी इसमें दोषी है कौन नहीं है। खबर पौड़ी से, जहां श्रीनगर में बैठकी होली का आयोजन शुरू हो गया है। होलियारों के ढोलक हारमोनियम की धुन पर लोग जमकर ठुमके भी लगा रहे हैं। तो वहीं होली से पहले बैठकी होली का दौर शुरू हो गया है। गढ़वाल क्षेत्र में जितने उत्साह के साथ होली मनाई जाती है, उतना शायद ही कहीं और मनाई जाती होगी। यहाँ बसंत ऋतु से ही होली खेलने का दौर शुरू हो जाता है। गढ़वाल में होली को होरी कहा जाता है और होली खेलने वालों को होलियार। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से ही फाग के गीत शुरू हो जाते हैं और होली आने तक इसी तरह बैठकी होली का दौर चलता रहता है। देखिए, बैठकी होली में एक तरह की शास्त्रीयता होती है। बैठकी होली के जितने भी गीत होते हैं वो हमारे शास्त्रीय संगीत से लिए गए या सेमी क्लासिकल इन्हें कहते हैं, लाइट म्यूजिक में आते हैं। तो इसमें मूलतः राधा कृष्ण के जो रास रंग की होली होती है, शिव पार्वती की रंग की जो होली होती है, और गढ़वाल के फोक में या कुमाऊं के फोक में ब्रज की होली समाहित है। बैठकी होली में उन होलियों को गाने का चलन है जो श्रीनगर में कई वर्षों से चलता आ रहा है।
और अगली खबर श्रीनगर से, जहां गढ़वाल में एक बार फिर से शिक्षा नगरी शर्मसार हुई है। सराफा धर्मशाला के पीछे नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शव को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच रखा था और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव मिलने की सूचना पर क्षेत्र के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस द्वारा शव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि नवजात की उम्र 7 से 8 दिन की रही होगी। उत्तराखंड राज्य यूं ही नहीं बना, कई लोगों ने शहादतें दी हैं और अलग राज्य बनाने के लिए सड़क पर उतरे राज्य आंदोलनकारी। संघर्षों के बाद उत्तराखंड राज्य बना है। कई परिवारों ने अपने घर के चिरागों को बुझते हुए देखा है, तब जाकर उत्तराखंड राज्य हमें मिला है। खटीमा गोलीकांड में जान गंवाने वाले राज्य आंदोलनकारियों के परिजन आज भी बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। जहां एक तरफ बिजली कर्मचारियों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिसका सालाना खर्च 1 करोड़ रुपए तक आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य निर्माण में शहीद होने वाले सलीम अहमद के परिजनों की बिजली काटी गई है। दोबारा कनेक्शन लगाया भी गया तो बकाया भुगतान करने को कहा जा रहा है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए देवभूमि, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। उत्तराखंड राज्य के लिए शहीद होने वाले शहीदों के आखिरी अल्फाज यही होते हैं। लंबी लड़ाई के बाद उत्तराखंड राज्य बना। रामपुर तिराहा कांड और खटीमा गोलीकांड का मंजर उस वक्त मौजूद राज्य आंदोलनकारी ही बता सकते हैं। वो गोलीकांड का मंजर वो बताते हैं कि 1 सितंबर 1994 को हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए सड़कों पर उतरे थे। महिलाएं पहली बार अपने बच्चों तक को लेकर सड़कों पर आ गई थीं। वो भी इस बात से बेखबर थी कि पुलिस की गोली का निशाना कोई अपना ही बनने वाला था। इसी दौरान तत्कालीन कोतवाल डीके केन के निर्देश पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चली थीं। अखबार की कतरनें भी इसकी गवाही देती हैं कि राज्य के लिए लोगों ने अपने प्यारों को किस तरह खोया। लेकिन उस शहादत के इतने सालों बाद भी शहीदों के परिजनों के हालात ठीक नहीं हैं। खटीमा गोलीकांड में 2 शहीदों के परिजन आज भी माली हालात में रहने पर मजबूर हैं। परमजीत सिंह के बुजुर्ग माता पिता आज भी बदहाली का जीवन गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरे शहीद सलीम अहमद के परिजनों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। शहीद सलीम अहमद के पिता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल का भुगतान न करने से उनका कनेक्शन काट दिया गया था। बड़ी मशक्कत करने के बाद कनेक्शन लगाया गया, लेकिन उन्हें बकाया भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में शहीद के परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड में यहाँ खटीमा गोलीकांड में पुलिस के हाथ से मारा गया लड़का मेरा गोलीकांड में, और हमें उस बच्चे की ना बॉडी दी, ना हमारे बच्चे की हमें सूरत मिली देखने के लिए, और इसी उसमें आज तक हम गमई माँ बाप पड़े हैं। और माँ को हार्ट का तकलीफ़ हो गई है, तो उसके लिए हम फ़ौरन कहीं कहीं डॉक्टरों को कहीं कहीं, फिर हमारे घर में कुछ समस्या ऐसी हो गई है कि घर हमारा टूटन पर है, बिल्कुल गिरन पर है मकान। फिर ये लॉकडाउन लग गया था, तो उस वक़्त में हमारे बत्ती चल रही थी। जब चल रही थी तो हम बत्ती का बिल जमा करने के लिए गए, तो जब लग गया लॉकडाउन, उसी में ही सब हमारा बिगड़ गया हिसाब किताब। लॉकडाउन में हम बहुत बुरे, यानी बिल्कुल हम बेकार हो गए, और बेकार होने में 40-42 हज़ार का हमारे पास मतलब बत्ती का बिल आया। कांग्रेस ने ऐसे में सवाल खड़े किए हैं कि खटीमा, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है, उन्हीं के क्षेत्र में दोनों परिवार बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। शहीद के परिवार वालों की बिजली सरकार काट रही है, वही बिजली कर्मचारियों पर करोड़ों सालाना खर्च कर रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य आंदोलनकारियों की तो आप बिजली काट लेंगे। अरे आप जिस राज्य को बनाने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी है, उनकी आप बिजली काट रहे हैं। उनका बकाया जो है, अगर
है भी, तो इस राज्य बनाने में उनके योगदान के तहत आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। और एक तरफ आपने अपने कर्मचारियों को आप मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, ये तो न्यायोचित नहीं है। ये सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। कम से कम राज्य बनाने के लिए जिन्होंने अपना कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपना समय दिया है, अपना योगदान दिया है, उनके लिए तो आप बिजली के लिए उनकी बिजली काट देंगे। और एक तरफ जो कर्मचारी, तो इस तरह तो जो स्वास्थ्य में वो फ्री सेवा लेगा, जो अन्य विभागों में है वो अन्य विभागों में फ्री का लाभ लेगा, तो ये ठीक तरीका नहीं है। इस राज्य में, राज्य को बनाने में जिनका योगदान है, कम से कम इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए सरकार में कि उनके बिलों को माफ़ कर दें। जानकारी में आया है कि खटीमा के अंदर उत्तराखंड आंदोलन के एक शहीद परिवार, जो कि शायद सलीम के शहीद परिवार के लोग हैं, उनका शायद बिजली का बकाया अत्यधिक हो गया और उनका कनेक्शन काट दिया गया। ऐसी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मिली है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस शहीद परिवार के जो बिजली का बकाया है और अपनी खराब माली हालत के चलते वो भरपाई नहीं कर पाए, तो इनका बिजली का बिल 100% 100% माफ़ हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। यद्यपि आपका कहना ये है कि सरकारी कर्मचारियों को जो बिजली विभाग के हैं उनको बिजली निःशुल्क मिलती है, तो मेरा इस पे इतना ही कहना है कि विद्युत विभाग हो या दूरसंचार विभाग हो या अन्य विभाग हो, ये डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्रीज़ की या विभागों की पॉलिसीज़ होती हैं कि वह अपने विभागीय कर्मचारियों को कितना सीमा तक निःशुल्क दे सकते हैं। इसकी समीक्षा और मूल्यांकन हो जाए तो बेहतर होगा। विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टियों ने मुफ्त बिजली के मुद्दे पर सियासत का खेल खेला, लेकिन उत्तराखंड बनाने वाले राज्य आंदोलनकारियों के हालातों को सुधारने के लिए कोई बड़ी बहस नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि राज्य के मुखिया के क्षेत्र में दोनों परिवार बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर हैं। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर शहीद के परिवारों को उम्मीद थी, लेकिन उनकी आस इस बार भी अधूरी रह गई। अब देखना ये होगा कि नई सरकार के मुखिया को शहीदों के बुजुर्ग माँ बाप के हालात नजर आते हैं या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में हुए सनसनीखेज हत्या करने वाले युवक को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले से जुड़े जानकारी देने के लिए एसएसपी जन्मेजय खंडूरी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि आदित्य नामक सिद्धार्थ लॉ कॉलेज का छात्र कल शाम उसी कॉलेज में पढ़ रही छात्रा वंशिका की गोली मार कर हत्या कर फरार हो गया था और सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन करते हुए मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ भी की गई है। एक 112 में इन्फॉर्म जो बताया गया है कि 112 को इन्फॉर्म किया गया था। 112 के बाद कंट्रोल रूम में सूचना आई, कंट्रोल रूम से सूचना फिर चीता को दी गई, चीता पुलिस को दी गई और इवन एसओ को भी कॉल किया गया। मेरे द्वारा एसओ से पता किया गया था, तो एसओ के द्वारा बताया गया कि जब उसके पास कॉल आया तब वो रास्ते में ही था और विद इन 7 मिनट्स वो घटनास्थल पर पहुंच गया था आफ्टर रिसीविंग द कॉल। अब उसमें जो चीजें हैं आगे उसकी हम पूरी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया है उसमें डिले ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। और अगली खबर लक्सर से है, जहां पर क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। तो वहीं चोरों ने बीती रात बसेड़ी गांव में हाईवे पर स्थित राजकुमार गुप्ता नाम के कारोबारी के थोक की परचून की दुकान के शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का परचून का सामान पर हाथ साफ कर दिया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कल रात 8 बजे अपनी दुकान बंद करके घर गए सर, और सर हमने अपने कैमरे जो ऑनलाइन करा रखे हैं सर। तो सर हमारे कैमरे सर कल रात 12 बजे तक चल रहे थे सर। तो हमारे कैमरे कल रात 12 बजे तक चलने के बाद फिर बंद हो गए थे सर। तो हमारे पिताजी फिर मेरे पास आए कल रात को 1:30 बजे लगभग कि बेटा तुम्हारे कैमरे बंद हो गए, उसके बाद देख लो जाके। फिर मैंने कहा पापा जी कि वो तो कैमरे बंद हो जाते हैं, ट्रिप मार जाते हैं। मैं कहा थोड़ी देर बाद चल जाएंगे, फिर वो थोड़ी देर बाद चले नहीं सर। तो फिर हम सर सो गए सर। फिर सर तो सर जब हम सर दोबारा दुकान पर सुबह अपने आए तो हमने देखा कि हमारा शटर फटा हुआ है सर। फिर हमने अपनी दुकान के अंदर एंटर करा
तो हमने देखा सारा सामान अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है सर। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है खबर डोईवाला से, जहां पुलिस ने एक बार फिर से गुड वर्क का नमूना पेश करते हुए 4 चेन चुराने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं गिरफ्तार होने वालों में 3 बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं और ये सभी आरोपी पंजाब के निवासी हैं। अब सभी आरोपियों को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया है। दिनांक 1/2/2022 को एक डॉक्टर हैं शास्त्री नगर में रहते हैं, वो और उनकी मिसेज गुरुद्वारा नुन्नवाला में मत्था टेकने आए थे। जैसे वो लंगर की तरफ जाने लगे तो बाहर निकले तो उनका किसी ने मंगलसूत्र चोरी कर लिया। तुरंत फुटेज वगैरह जो पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई फुटेज वगैरह कलेक्शन किया गया और कल इस घटना में शामिल 3 महिलाएं और 1 पुरुष को उनके मंगलसूत्र सहित गिरफ्तार किया गया। कहाँ के आरोपी? ये आरोपी पंजाब के। तो डोईवाला से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस का ये गुड वर्क सामने आया है और 4 चेन स्नेचर्स को। लेकिन सबसे अहम बात ये कि यहाँ पर इस चेन स्नेचर्स में ये महिलाएं जिनको आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये भी शामिल हैं और पंजाब की ये निवासी हैं। पुलिस ने यहाँ पर इनको पकड़ा है। तो 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पेश करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो पुलिस ने चेन चुराने वालों को गिरफ्तार किया। डोईवाला से एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 21वीं सदी का भारत आज विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे